पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना जो नेशनल करंट अफेयर्स का सेक्शन है ना उसको कवर करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग जो हमारा नेशनल करंट अफेयर्स है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। सबसे पहले हम उसी को कवर करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे एक एक करके नेशनल करेंगे, फिर इंटरनेशनल करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंगे, फिर डिफेंस वाला करेंगे, और ऐसे कर करके जितने भी जो कोर एरियाज है करंट अफेयर्स के उसको उसको साथ में कवर अप करते चलेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ना, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है नेशनल करंट करंट अफेयर्स का, वो है हमारा पहला है, वो है रिलेटेड टू पम्बन ब्रिज, है ना। इट इज रिलेटेड टू पम्बन ब्रिज, है ना। सो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पम्बन ब्रिज को इनॉग्रेट किया है ना। सो बेसिकली पम्बन ब्रिज को जो न्यू ब्रिज है उसको बनाया गया है ना। जो पहले पहले का जो ब्रिज बना हुआ था वो क्या हुआ था, बहुत पुराना हो गया था। उसके बाद उसको फिर से क्या किया गया, उसको फिर से रिनोवेट करके एक नया ब्रिज बनाया गया, ठीक है ना। सो इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात जो हमारा जो इसमें याद करने वाली चीज क्या है, तो सबसे पहली बात ये हो गया कि जो पम्बन ब्रिज है वो है कहाँ पे, है ना। हमारा जो सबसे पहला मेमोराइज करने वाला जो फैक्ट है वो क्या है कि जो पम्बन ब्रिज है वो है कहाँ बेसिकली। सो इट इज इन द रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, है ना। वेयर इट इज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड इन रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है ना। ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये आपका जो नया पम्बन ब्रिज बना है उसी का फोटो है, ठीक है ना, उसी का फोटो है। और ये जो पम्बन ब्रिज है वो कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है रामेश्वरम को, है ना। रामेश्वरम को कनेक्ट करता है इससे मेनलैंड इंडिया से, है ना। रामेश्वरम को कनेक्ट करता है मेनलैंड इंडिया से, है ना। और रामेश्वरम कहाँ पे है, ये बेसिकली जो है आपका पम्बन आइलैंड पे रामेश्वरम है, उसको कनेक्ट करता है किससे, जो मेनलैंड इंडिया है ना। और एक जगह है, उस जगह का नाम है मंडपम। उस जगह का क्या नाम है, उस जगह का नाम है मंडपम, है ना, जो कि कहाँ पे है, ये आपका तमिलनाडु में है मंडपम, उसको कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन याद रखने वाली ये है कि पम्बन ब्रिज पहली बात तो है कहाँ पे, तो अगर स्टेट पूछे तो तमिलनाडु में, अगर स्टेट के अंदर की बात करें तो इन द रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, है ना। एंड इट कनेक्ट्स रामेश्वरम टू मेनलैंड इंडिया, है ना। और कहाँ पे कनेक्ट करता है, तो ये मंडपम एक जगह है जिसका नाम है मंडपम, वहां पे इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, है ना। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, सो जो पम्बन ब्रिज है ना उसको ओरिजिनली कब बनाया गया था, इसको बनाया गया था ब्रिटिश पीरियड में ही 1914 में, है ना। ओरिजिनली इसको कब बनाया गया था, 1914 में ही बनाया गया था, है ना। उसको 1914 में ही बनाया गया था। एंड इट वाज, है ना, एंड इट वाज द फर्स्ट इंडिया फर्स्ट सी ब्रिज। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये जो पम्बन ब्रिज था, है ना, इट वाज द फर्स्ट, इट सर्व्ड एज द फर्स्ट इंडिया फर्स्ट सी ब्रिज, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो नई ब्रिज बनी है ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो उसका फीचर ये है कि इसको बनाया कौन है। पहली बात है कि ये जो ब्रिज बनी है ना, तो इस पम्बन ब्रिज को जो जिसने इसका कंस्ट्रक्शन किया है, किसने किया है, जिसका कंस्ट्रक्शन किया है रेल विकास निगम लिमिटेड ने, है ना। रेल विकास निगम लिमिटेड ने इस ब्रिज को बनाया है। और ये इस ब्रिज की तस्वीर है, बड़ा सुंदर सा ब्रिज है, ठीक है। और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये जो ब्रिज है ना, ये ऊपर की ओर उठता है ना, एंड 17 मीटर तक ये ऐसे खुल सकता है। और इसके बीच से फिर क्या है, बीच से जो शिप्स होता है ना वो क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके सिलेंट फीचर है। तो ये इतना था पम्बन ब्रिज के रिगार्डिंग, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये था पहला। अगला हम बढ़ते हैं, तो हमारा जो अगला है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वो है ना, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड, यूसीसी, है ना। अगर आपने इंडियन पॉलिटी का स्टैटिक सेक्शन अगर अच्छे से किया होगा तो यू मस्ट हर्ड अबाउट यूसीसी, है ना। यू मस्ट हर्ड अबाउट यूसीसी। यूसीसी का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो न्यूज यहाँ पे है कि उत्तराखंड ने अप्रूव कर दिया है यूसीसी को, है ना। उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड जो कि पहला स्टेट है ना, उत्तराखंड जो कि इंडिया का पहला स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्रूव किया है ना। तो अब अगर आप पॉलिटी पढ़े हो तो आई आई वांट टू आस्क यू कि ये बताइए कौन से आर्टिकल में है। हालांकि आर्टिकल लिखा हुआ, बट अगर आपको मेमोराइज होगा तो आपको ध्यान में आ रहा होगा। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो बेसिकली कौन से, अच्छा बताओ कौन से पार्ट में है, मुझे पार्ट बता दीजिए। आर्टिकल तो सामने लिखा हुआ है, मुझे बताइए पार्ट, किस पार्ट में है ये, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मेंशन है। नो नो, आई एम नॉट आस्किंग आर्टिकल, आर्टिकल तो लिखा हुआ है ना 44, आई एम आस्किंग अबाउट द पार्ट। यस यस यस, इट इज इन द
इट इज इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, और पार्ट 3 है वो किस चीज की बात करता है? पार्ट 3 टॉक्स अबाउट व्हाट? पार्ट 3 है वो किसकी बात करता है? प्लीज प्लीज टेल मी। यस, so part 3 talks about fundamental rights and part 4 talks about DPSP, that is directive principle of state policy, है ना। तो जो part 4 है वो किसकी बात करता है? DPSP की बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की बात करता है। और इसी में जो आपका आर्टिकल 44 है ना, वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है किसको? वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये डेडिकेटेड है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अगर हम पार्ट की बात करें तो इट इज मेंशन्ड अंडर पार्ट 4, है ना। इट इज मेंशन्ड अंडर पार्ट फोर्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और उत्तराखंड है, उत्तराखंड वो क्या बना है? उत्तराखंड है वो फर्स्ट इंडियन स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्रूव किया है। अच्छा, क्वेश्चन क्या आ सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी हम लोगों ने बहुत सारा सैंपल देखा है पीवाईक्यू का, तो उससे अंदाजा लगा सकते हो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि विच इंडियन स्टेट अप्रूव्ड, है ना, अप्रूव्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, या विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिंपल सा सवाल ऐसे ही आएगा, आपको मारना होगा उत्तराखंड दैट्स इट, इतना ही पूछने वाला है, ठीक है। या फिर ज्यादा होगा, अगर स्टार्टिंग में पूछेगा तो स्टार्टिंग में पूछ सकता है कि क्वेश्चन रिलेटेड टू द आर्टिकल ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड और द पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। अगर बहुत ज्यादा थोड़ा सा सब्जेक्टिव माइंडसेट से अगर क्वेश्चन फ्रेम करना चाहेगा तो ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड और व्हाट डज इट मीन, है ना। बेसिकली जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका मतलब क्या है ना, वो क्या करता है क्या नहीं करता है। अगर उससे सवाल पूछेगा तो उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में होता क्या है बेसिकली, है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड में बेसिकली क्या होता है? सो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर किसी भी स्टेट में, है ना, किसी भी इंडिया के किसी भी एक पार्टिकुलर टेरिटरी में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर लिया गया है ना, उसको एग्जीक्यूट कर लिया गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वहां पे जो पॉलीगैमी चल रही थी, है ना, पॉलीगैमी चल रही थी, वो क्या हो जाएगी? बैन हो जाएगी। आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि पॉलीगैमी होता क्या है ना। पॉलीगैमी मतलब होता है क्या? जो मैन हैविंग मल्टीपल वाइफ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि, है ना, मैं पॉलीगैमी मतलब क्या? मैन, है ना, मैन हैविंग मल्टीपल मल्टीपल वाइफ्स, है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉलीगैमी, है ना। तो ये बेसिकली जो पॉलीगैमी है, अगर देखें तो ये सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ना। दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है पॉलीगैमी, एक होता है पॉलीएंड्री, है ना। एक होता है पॉलीगैमी, एक होता है पॉलीएंड्री। तो पॉलीगैमी क्या होता है? जैसे कोई भी आदमी है, कोई भी पुरुष है, कोई भी मैन है ना, वो क्या करता है एक ही बार में एक ही साथ साथ मल्टीपल वाइफ्स रखता है ना। मतलब कि ऐसा नहीं है एक पहली वाली जो वाइफ है वो अभी साथ में है ना, उसके अलावा वो क्या कर रहा है? दूसरी वाइफ को भी रखता है ना, मल्टीपल वाइफ कैरी करता है, उसको कहते हैं पॉलीगैमी, ठीक है ना। एक दूसरा होता है पॉलीएंड्री, है ना। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पॉलीएंड्री, और दैट इज अपोजिट टू पॉलीगैमी। और पॉलीएंड्री में क्या होता है कि विमेन, है ना, विमेन हैव विमेन है ना, मल्टीपल हस्बैंड्स, है ना। तो पॉलीएंड्री तो बहुत रेयर है इंडियन सोसाइटी में, है ना। कोई कोई ऐसा ट्राइबल कम्युनिटी है जहां पे पॉलीएंड्री अभी भी प्रैक्टिस की जाती है, पहले करी जाती थी, ठीक है। बट पॉलीगैमी है वो कुछ समय पहले तक बहुत ज्यादा था एक्टिव, ठीक है। तो उसमें पॉलीगैमी में क्या हो रहा था कि मैन थे वो मल्टीपल वाइफ्स रखते थे, पॉलीएंड्री में जो विमेन है वो मल्टीपल हस्बैंड रखते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो क्या करता है? वो पॉलीगैमी जैसी जो प्रैक्टिस है ना, उसको उसको क्या करता है? उसको बैन करता है, उस पर लगाम लगा देता है, ठीक है। उसके अलावा, है ना, जो इस्लाम है उसमें उसमें एक प्रैक्टिस करी जाती है, उसका नाम है निकाह हलाला, है ना। हलाला का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको प्रैक्टिस करी जाती है, तो उसको भी यह क्या करता है? बैन करता है ना। आपने पढ़ा होगा ट्रिपल तलाक के बारे में, ट्रिपल तलाक के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। ट्रिपल तलाक क्या था बेसिकली, है ना। ट्रिपल तलाक में ये था, ऐसा कॉन्सेप्ट था कि कोई भी अगर मुस्लिम गाय है ना, कोई भी मुस्लिम हस्बैंड है, अगर वो 3 टाइम्स अगर तलाक 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 इस टाइप के अगर वो अपने मुंह से ऐसा बोलता है ना, तो ऐसा समझा जाता है कि जो मैरिज है वो ब्रेक हो गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम मैरिज है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है ना। अकॉर्डिंग टू इस्लाम मैरिज इज नथिंग बट जस्ट ए कॉन्ट्रैक्ट, है ना, बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, है ना। ऐसा ऐसा है इस्लाम में, मैरिज क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर आप ऐसे स्पेल करते हो तलाक 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 3 टाइम्स, दैट मीन्स कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया? वो ब्रेक हो गया, है ना।
तो उसको अगर मान लो एक बार तो जो मैरिज है वो ब्रेक हो गई, अब बाद में आपको उसको रीअज्यूम करना चाहते हो, है ना, ऐसा हुआ कि अरे बाद में आपस में समझौता हो गया ना, लोग सोच रहे हैं कि अरे हमने गलती कर दी, अब आपस में क्या करना, नेगोशिएट करना है, तो वो एक साथ फिर से नहीं रख सकते, है ना, उसके लिए उन्होंने उनको एक प्रोसेस से गुजरना होता है जिसको कहा जाता है हलाला, है ना। तो बड़ा थोड़ा सी इस टाइप का ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, उसके बाद हलाला होता है एंड उसके बाद फिर वो वापस से अपने हस्बैंड के साथ दोबारा से रह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं, है ना, जिसको भी ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो क्या करता है, उसको बैन करता है ना। उसके अलावा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिसेस लाइक चाइल्ड मैरिज, है ना, जो चाइल्ड मैरिज की प्रैक्टिसेस है उसको भी बैन करता है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज तो ऑब्वियसली आप समझते होंगे, है ना। और अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ जो मेल होता है उसका मैरिज एज क्या है ना, बताओ। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ मेल का जो मैरिज एज है वो कितना है, 21 ईयर्स। और जो फीमेल है उसकी जो मैरिज एज है वो कितनी है, 18 ईयर्स, ठीक है ना। तो जो भी शादियां जो लड़कों की अगर 21 साल से कम में हो रही है या लड़कियों की 18 साल से कम की हो रही है, तो उसको भी उसको उसको किस कैटेगरी में डाला जाएगा, उसको चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी में डाला जाएगा। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो उसको क्या करती है, उसको भी बैन करती है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स, ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स। एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जुडिशियल का मतलब पहले समझिए। तो जुडिशियल का मतलब तो ये होता है कि कोई भी चीज है जो जुडिशियरी के अकॉर्डिंग हो रही है ना, कोई भी चीज, कोई भी एक्ट है वो जुडिशियरी के अकॉर्डिंग हो रही है, तो वो जुडिशियल हो गया, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी चीज जिसमें जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं हो और ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप किया जा रहा है ना, तो उसको कहेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल। तो जो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्सेस वगैरह होते हैं उसको भी क्या करता है, उसको भी बैन करता है ना। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रिपल तलाक है ना, दैट कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो इन सब चीजों को बैन करता है। एंड इट इंश्योर्स यूनिफॉर्म मैरिजेबल एजेस, ठीक है ना। जो यूनिफॉर्म मैरिजेबल एजेस है वो क्या है, मेल के लिए 21 ईयर है और फीमेल के लिए कितना है, 18 ईयर्स। मेल के लिए कितना है, 21 ईयर्स एंड फीमेल के लिए कितना है, 18 ईयर्स है। उसको क्या करता है, उसको यूनिफॉर्मली, है ना, ये क्या है, यूनिफॉर्म मैरिजेज है, उसको क्या करता है, उसको इंश्योर करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करता है। सो दिस दिस थिंग्स, दी इन्फॉर्मेशन आर रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज प्लीज गिव थम्स अप कि हम लोग आगे बढ़े, है ना। टू वे कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कम से कम आप लोग थोड़ा रिएक्ट कीजिए तो थोड़ा लगेगा मुझे भी कि इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे वन वे लगता है ना, तो सो समझ में आ रहा है ना। इज इट अंडरस्टैंडेबल, प्लीज बताइए। ओके, 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 थैंक यू। ठीक। सो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड टू पे कमीशन, है ना। दैट इज रिलेटेड टू एट्थ पे कमीशन, है ना। तो अभी रिसेंटली क्या किया है, रिसेंटली जो यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एट्थ पे कमीशन को, है ना। यूनियन गवर्नमेंट मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, अप्रूव किया है एट्थ पे कमीशन को, ठीक है। तो एट्थ पे कमीशन से रिलेटेड कुछ चीजें देखेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले हम पे कमीशन के बारे में देखते हैं, है ना, क्योंकि सवाल हो सकता है एट्थ पे कमीशन आया तो हो सकता है क्वेश्चन पे कमीशन से आ जाए, है ना। तो पे कमीशन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो पे कमीशन बेसिकली होता क्या है, तो जो पे कमीशन होता है ना, दैट डिटरमाइन सैलरी, है ना। जितने भी कर्मचारी होते हैं ना, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं गवर्नमेंट के, है ना, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, है ना, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी सैलरी को डिटरमाइन करती है ना। उनकी उनकी सैलरी को डिटरमाइन करने के लिए, है ना, जो भी उनको कंपनसेशन मिलता है, क्या मिलता है, जो भी उनको कंपनसेशन मिलता है और जो भी अलाउंसेस मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम सैलरी, जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, कंपनसेशन मिलता है, उन सबको कहाँ फिक्स करा जाता है ना। उन सबको फिक्स करने के लिए, उन सबको डिटरमाइन करने के लिए जो बॉडी है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं पे कमीशन, है ना। सो जो पे कमीशन है दैट इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना। और बाद में क्या करती है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसी पे कमीशन को, है ना, उसी पे कमीशन को रेफरेंस में लेकर के जो अपने स्टेट्स के जो उसके जो स्टेट्स एम्प्लॉय होते हैं उसको भी उसी तरीके से जो भी बेनिफिट्स हैं उसको प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट इज रिलेटेड टू पे कमीशन इज दैट इट रिकमेंड्स, है ना, इसके जो रिकमेंडेशन होते हैं ना वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
तो पहली बात ये होगा कि पे कमीशन को बनाया किसने? पे कमीशन को बनाया गवर्नमेंट ने, है ना? किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया, है ना? क्यों बनाया? ताकि वो क्या कर सके, गवर्नमेंट को इनपुट दे सके, है ना? गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दे सके, गवर्नमेंट को इनपुट्स दे सके, रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना? रिलेटेड टू द कंपनसेशन एंड अलाउंसेस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सब इनपुट्स देने के लिए, है ना? और लेकिन ये जो रिकमेंडेशंस तो जो कमीशन देगी गवर्नमेंट को, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है ना? गवर्नमेंट उसको देख सकती है, एनालाइज कर सकती है। अगर उनको लगेगा कि ये चीज मुझे इंप्लीमेंट करना चाहिए तो देन वेल एंड गुड, वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। अदरवाइज वो क्या है? बाइंडिंग नहीं है, ठीक है ना? ये हुआ नॉन बाइंडिंग का मतलब। उसके अलावा और जो अगला पॉइंट है कि ये जो है पे कमीशन है, वो जनरली है कितना? हर 10 साल पे कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है। तो पे कमीशन है वो क्या है? हर 10 साल पे क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए जो पे कमीशन है वो कितने सालों पे बनाया जाता है? तो इसको हर 10 साल पे क्या किया जाता है? हर 10 साल पे इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करा जाता है, ठीक है? जो इसके पहले जो है ना, अभी तो 8वां कॉन्स्टिट्यूट है। हाँ, नॉन बाइंडिंग का मतलब ये मैंने बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रिकमेंडेशन, जैसे कि मैं आपको कहा, है ना? जैसे कि मैं आपको बोला कि ये जो बुक है, स्पीडी नाम की एक बुक है, आपको इसको पढ़ना है, ठीक है ना? ये मैंने आपको क्या दिया? एडजस्ट सजेशन दिया कि आपको क्या करना है? इस बुक को पढ़ना है, ठीक है? अब नाउ इट्स अप टू यू। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, यू विल बी बेनिफिटेड, है ना? आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप कहते हो कि सर मुझे आपसे आपकी बात नहीं माननी और मैं किसी और चीज को फॉलो करूंगा, है ना? तो नाउ यू आर नॉट बाउंड, है ना? मतलब यू आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट माई एडवाइस, ठीक है ना? मैं जो चीज बोल रहा हूँ उसको आप बाउंड नहीं हो उसको फॉलो करने के लिए, ठीक है ना? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉन बाइंडिंग। और बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ कि मैंने बोल दिया कि भाई इसको करना है, तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव, है ना? आपको ये करना ही करना है, दैट इज बाइंडिंग। तो जो कमीशन बना, है ना, ये जो कमीशन बना, अगर वो कमीशन कहती है कि ये रिकमेंडेशंस देने हैं, है ना? ये कमीशन कहती है कि जो ग्रुप सी जो एम्प्लॉय है उनको सैलरी 80,000 कर देना, ऐसा मान लो कमीशन ने कहा, है ना? कमीशन ने क्या कहा कि जो भी ग्रुप सी एम्प्लॉय है उनकी सैलरी बढ़ा के कितनी कर दो? 80,000 कर दो, ठीक है? ये रिकमेंडेशन किसने दिया? कमीशन ने दिया। अब सरकार के पास गई, सरकार कहा भाई इतने सारे ग्रुप से एम्प्लॉय हैं, सबको 80,000 दे दूंगा तो फिर हमारे तो पूरा बैंक ही खाली हो जाएगा, पूरा पैसा ही खाली हो जाएगा। तो अब ऐसे सजेशन तो बाइंडिंग नहीं हो सकते ना। तो ये क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट इस चीज को नहीं मानेगी। ये जो एडवाइस, जो रिकमेंडेशन दिया गया कमीशन के द्वारा, तो गवर्नमेंट इज वेरी मच इम्पावर टू इसको डिसअप्रूव, है ना? डिसअप्रूव दिस काइंड ऑफ रिकमेंडेशन। तो ये चीज हो गया नॉन बाइंडिंग का मतलब। और जहां पे चीजें बाइंडिंग होगी, मतलब क्या? कमीशन ने कहा कि 80,000 देने को तो देने को, है ना? फिर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है? ये चीज हो गया, ठीक है ना? हाँ, तो ये हो गया। सो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो कमीशन बनता है ना, तो इसके पीछे क्या है? ये जो जनरली हर 10 साल पे क्या बनाया जाता है? कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट करा जाता है, ठीक है ना? तो एक और इन्फॉर्मेशन है कि अभी तो 8th की बात चल रही है, तो इसके पहले जो अभी जो चल रही है ऑनगोइंग, वो कौन सा है? जो ऑनगोइंग है वो है आपका 7th पे कमीशन, है ना? 7th पे कमीशन है वो क्या है? ऑनगोइंग है। तो जो 7th पे कमीशन के चेयरमैन है ना, उनका नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वो जो अभी जो 7th पे कमीशन है, 7th पे कमीशन है, उसके चेयरमैन कौन है? उसके चेयरमैन है जस्टिस ए.के. माथुर, है ना? कौन है? जस्टिस ए.के. माथुर। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो भी, है ना, जो भी चेयरमैन होते हैं ना पे कमीशन के, उसके चेयरमैन कौन होते हैं? उसके चेयरमैन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, है ना? सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं वही कौन होते हैं? वही पे कमीशन के चेयरमैन होते हैं, है ना? सो ये वाला फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और जो एट्थ कमीशन का चेयरमैन अभी, है ना, अभी 8th कमीशन के जो चेयरमैन अभी इन्हीं का नाम डिक्लेयर नहीं है, इसलिए 8th कमीशन का जो चेयरमैन है उनका नाम अभी डिक्लेयर नहीं है। तो हमें किसका नाम ध्यान रखना है? हमें नाम याद रखना है 7th पे कमीशन के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? जस्टिस जस्टिस ए.के. माथुर, है ना? जस्टिस ए.के. माथुर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था दैट इज रिलेटेड टू पे कमीशन। आई होप आपको ये चीज ध्यान में रहेगा। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट रूल, है ना? वो क्या है? प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। और आपने पॉलिटी पढ़ा है अगर, है ना, पहले भी पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप अगर स्टैटिक थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे पॉलिटी, तो आप प्रेसिडेंट रूल के बारे में बिल्कुल पढ़े होंगे, है ना? तो प्रेसिडेंट रूल जिसको जिसको क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट रूल को और क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट रूल को ही स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है ना?
अगर आप इमरजेंसी पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, है ना। कितने तरह की इमरजेंसी होते हैं? 3 तरह की इमरजेंसी होते हैं। पहला कौन हो गया? पहला हो गया नेशनल इमरजेंसी, है ना। दूसरा क्या हो गया? स्टेट इमरजेंसी। और तीसरा क्या हो गया? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। सो आई वांट यू टू टेल द नेम ऑफ द आर्टिकल्स, है ना। नेशनल इमरजेंसी है, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी? प्लीज प्लीज नेम द आर्टिकल, बताइए। अमू, टेल मी द नेम ऑफ द आर्टिकल विच टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी। 352। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम जेनी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एंड विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट स्टेट इमरजेंसी? विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट स्टेट इमरजेंसी? प्लीज लेट मी नो। सिर्फ आई एम का ही आंसर आ रहा है। एन, नो 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 नो, 360 एन, नो, 360 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी। हेलो इन, 360, आर्टिकल 360 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। एंड आर्टिकल 352 टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी। एंड आर्टिकल 356 टॉक्स अबाउट, यस 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 यस, राइट 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 राइट, 356 है, वो बात करता है किसी, वो बात करता है स्टेट इमरजेंसी को। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो इन सब को, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने काफी डिटेल में कवर किया है अपने स्टैटिक सेक्शन में, है ना। प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोस, प्लीज गो थ्रू दोज रिकॉर्डेड वीडियोस, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल वे में इन सब चीजों को कवर किया हुआ है। ठीक है ना। सो ये जो आर्टिकल है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा, है ना, प्रेसिडेंट रूल के बारे में, क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल कहाँ पे लगा तो ये मणिपुर में लगा। तो इससे रिलेटेड ये जो आर्टिकल्स है ना, ये जो न्यूज है उसी के बारे में है। ठीक है। जो प्रेसिडेंट रूल है दैट इज अनाउंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया। ठीक है। एंड ये जो आपका प्रेसिडेंट रूल है वो क्या है? जो प्रेसिडेंट है रूल है वो बेसिकली उसका जो, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो हमने अभी बात कर लिया कि कौन सी आर्टिकल है प्रेसिडेंट रूल की बात करती है। तो बेसिकली इट इज आर्टिकल 356, है ना। इट इज आर्टिकल 356 दैट टॉक्स अबाउट, है ना, दैट टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट रूल। एंड दैट आर्टिकल empowers द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू टू impose प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, है ना। सो बेसिकली what it does, it empowers the president of India, it empowers the president of India to impose president rule in the state। ठीक है ना, to impose the president rule in the state। ठीक है। और ये क्या है? और अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन मैं मांगना चाहता हूं आपसे, है ना। आई एम बताएंगे कि बताओ ये जो प्रेसिडेंट है वो किसके कहने पे, है ना, कैसे, मतलब कैसे, हु रिकमेंड्स प्रेसिडेंट रिगार्डिंग दिस कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए? क्योंकि प्रेसिडेंट तो उस पार्टिकुलर स्टेट में तो होते नहीं है ना। जैसे मान लो मणिपुर में लगा, है ना, ये जो प्रेसिडेंट रूल है वो कहाँ लगाया गया? मणिपुर में लगा, मणिपुर में लगा। तो हु विल रिकमेंड और से समथिंग की, लाइक कि यहाँ की सिचुएशन खराब हो गई? पार्लियामेंट? नो। हैव यू हर्ड अबाउट गवर्नर? यस 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 यस, जेटी, राइट राइट राइट, गवर्नर गवर्नर गवर्नर, है ना। सो दैट इज वाई गवर्नर इज ऑल्सो नोन एज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, इसीलिए गवर्नर को एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है ना। सो बेसिकली क्या करते हैं जो गवर्नर होते हैं, जैसे कि देखो, जैसे कि प्रेसिडेंट हमारे कंट्री के लिए हेड है, हेड ऑफ द स्टेट, जैसे हमारे प्रेसिडेंट है, उसी तरीके से अगर हम एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो वहां पे कौन है? वहां पे गवर्नर है। अगर हम एक पैरेलल्स की बात करें, पैरेलल अगर हम देखें, जैसे कि देखो, कंट्री में क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर हो गए, है ना, और प्रेसिडेंट हो गया, है ना। अगर हम कंट्री लेवल की बात करें तो कौन? प्राइम मिनिस्टर हो गए, और साथ में क्या हो गए? प्रेसिडेंट हो गए। अगर हम किसी एक स्टेट की बात करें तो आपका चीफ मिनिस्टर हो गया, और कौन होगा? और गवर्नर हो गया, है ना। तो जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? मिलता जुलता, मैं एग्जैक्टली सेम तो नहीं कहूंगा, है ना, क्योंकि प्रेसिडेंट है बे बियॉन्ड, बे अबव द पोस्ट ऑफ गवर्नर, है ना, काफी अलग है। और ये जो प्रेसिडेंट है, इनका तो चुनाव वगैरह भी होता है ना। और गवर्नर का तो क्या, कोई तो चुनाव तो होता नहीं, नॉमिनेटेड होते। ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन लेकिन रोल लगभग मिलता जुलता है। ठीक है ना। तो गवर्नर देखते हैं कि उनकी जो स्टेट की जो हालत है वो कैसी है, सही नहीं है ना। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म है, जो उनका जो स्टेट है ना, दैट इज नॉट इन ए कंडीशन टू बी कैरिड आउट एज पर द नॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये चीज अगर उनको फील होता है कि जो उनका जो राज्य का जो व्यवस्था है ना, राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो
संविधान के हिसाब से, संविधान के जो नॉर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म है, उसके हिसाब से नहीं चलाए जा सकते हैं। तो ये बात किसको कहते हैं? गवर्नर है वो जाकर के प्रेसिडेंट को कहते हैं, है ना? तो उसके उसके बाद फिर क्या है, वो अगर अगर एग्जैक्टली अगर सही वो उस लाइक कंडीशन है ना, वैसे अगर एग्जैक्ट कंडीशन है तो क्या है, वहां पे क्या है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ठीक है। तो दूसरा तरीका ये भी है कि प्रेसिडेंट खुद भी चाहे तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नर के कहने पे ही लगाया जा सके, है ना? बट इन जनरल क्या होता है, इन जनरल क्या होता है, जो गवर्नर होते हैं वही रिकमेंड करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, सिचुएशन सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी खराब है ना? सिचुएशन क्या है, थोड़ी खराब है और चीजें हैं वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही। ठीक है। अब देखिए, मणिपुर ये जो है, ये मैप है मणिपुर का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं इससे रिलेटेड, तो देखो, है ना, रिपीटिंग हिस्ट्री। बेसिकली क्या है कि मणिपुर अमंग स्टेट्स विथ हाईएस्ट इंस्टेंसेस ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल, है ना? मणिपुर क्या है, एक ऐसा राज्य है जहां पे राष्ट्रपति शासन कई बार, है ना, राष्ट्रपति शासन क्या है, कई बार लगाए जा चुके हैं। एंड ये जो अभी लगा है, दिस मार्क्स द 11th टाइम प्रेसिडेंट रूल, है ना? ये जो अभी लगा है वो कितने बार लगा है, 11वां बार वहां पे 11th टाइम प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। तो अगर आपसे हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि जो मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा है वो कितने टाइम लगा है ना, तो ये 11th टाइम है वहां पे लगा हुआ है। दूसरी चीज ये हो गई कि द फर्स्ट बार ऑफ 66 डेज, है ना, द फर्स्ट बार फॉर 66, पहली बार जो प्रेसिडेंट रूल लगी थी वो कितने दिनों के लिए लगी थी, 66 डेज के लिए लगी थी, है ना? और ये कब लगी थी, 1967 में। ठीक है। याद, कोई जरूरी नहीं याद करना, बट मैं एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये आपसे शेयर कर दिया, है ना? ऐसा कोई इतना घुस के कोई नहीं पूछता है जल्दी, है ना? एंड द लॉन्गेस्ट वाज फॉर 2 years एंड 157 डेज, समझ लो, सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंट लगा है, 2 साल 157 दिन तक का प्रेसिडेंट यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, ये चीज हो गया। एंड द लेटेस्ट इंस्टेंसेस फॉर 277 डेज फ्रॉम 2 जून 2001 से लेकर के 2002 तक। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन था इससे रिलेटेड जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी प्रेसिडेंट रूल का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी स्टैटिक वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में कवर किया है, तो उसको यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी।